गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम जीएस पेपर थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो आपको उस समय जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था वो था, लास्ट टॉपिक था संगठित अपराध। राइट, क्या था? संगठित अपराध। यहीं पर आपकी क्लास बाइंड अप हुई थी, संगठित अपराध। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बेसिकली डेफिनेशन बता दी संगठित अपराध होता क्या है। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसमें आपको कोई और स्टेटमेंट या कोई अपनी बातें नहीं लिखनी है। इसमें केवल आपको क्या कौन सी बातें लिखनी है? केवल जो भारत सरकार के रणनीतिक दस्तावेज हैं आप उनको लिखना है, या जो भी फर्दर कमेटियां बनी हुई हैं आप उनकी उन्हीं की रिकमेंडेशंस को बेसिकली लिखना है। आपको उसके बियॉन्ड जाके बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि आप उसके बियॉन्ड लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी रिकमेंडेशंस जो कमेटियां हैं या जो गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बोला है या किसी और ओईसीडी ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं या कुछ भी हो, जो होनी चाहिए आपके नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही, जिन्होंने कोई डेफिनेशन दे रखी होगी, जो भारत सरकार ने मानी भी होगी। ठीक है, और या दूसरा क्या होगा, या आपके कोई भी जो कमेटियां होंगी उसकी रिकमेंडेशन को ही फर्दर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप अपने मन की कोई भी बातें नहीं लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? तो मैंने आपको बताया था संगठित अपराध होते क्या, तो उसमें मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, किसके? यूएन के अनुसार। मैंने आपको यही बताया था। मैं थोड़ा सा इसको वार्म अप कर देता हूं। आपका यूएन के अनुसार मैंने क्या बताया था आपको? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्या था? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या बताया? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से, क्या था? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य, बताया था आपको, अन्य उद्देश्य की दृष्टि से। ठीक है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से। ठीक है, क्या बोला? 3 या 3 से अधिक। क्या बोला गया है? दृष्टि से 3 अथवा 3 से अधिक। ठीक है, अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए, या कुछ समय के लिए आपराधिक गतिविधि में क्या था? यूएन के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 3 अथवा 3 से अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहते हैं। संगठित अपराध कहलाते हैं। संगठित अपराध कहलाता है। ठीक है, मैंने अपनी क्लास आपकी यही बाइंड अप की थी। मैंने आपको बताया था क्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स को देखिए, पहले यहां पर कीवर्ड्स को देखिए, मैं मार्क कर दे रहा हूं अलग से। क्या बोला है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक भी हो सकता है या कोई अन्य उद्देश्य भी हो सकता है उनका। ठीक है, दृष्टि से 3 अथवा 3 से अधिक। क्या बोला? 3 या 3 से अधिक, मिनिमम 3 या 3 से अधिक। कितने हो ये नहीं पता, ये कोई ड्राइव नहीं करेगा उसने। क्या? 3 या 3 से अधिक व्यक्ति कुछ कितने समय? कुछ समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं जुड़ेंगे, कुछ समय के लिए, जब तक उनके हित हैं। किनके? 3 या 3 से अधिक लोग। कौन से हित हो सकते हैं? आर्थिक या कोई भी। क्या पता उनको इंसर्जेंसी फैलानी हो,
तो वो आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं, या उनको कोई आर्थिक लाभ लेना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, क्या पता उसमें ले रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो आपने देखा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए कैसी गतिविधि? आपराधिक गतिविधि। क्या बोला? आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित रहते हैं, संगठित अपराध कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही आपको मैंने बेसिकली ड्राइव किया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई थी। तो मैंने फिर से बता रहा हूं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहते हैं, संगठित अपराध कहलाता है। तो इसमें हमने को कीवर्ड्स क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है, इसकी कीज क्या है, यानी इसको ऐसे समझो, सॉरी, ठीक है। तो इसके कीवर्ड्स क्या है बेसिकली, आप इसको समझो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ भी सकते हैं या वर्चुअल भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों मोड पे जुड़ सकते हैं, वो जुड़ भी सकते हैं या वर्चुअल जुड़े। डार्क नेट का यूज करें, आपने सुना होगा डार्क नेट, इसी प्रकार की गतिविधियों में यूज होता है डार्क नेट। ठीक है, जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गए। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा उनका? आर्थिक अथवा अन्य उद्देश्य, कोई भी होता है, आर्थिक होता है या अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। वो उद्देश्य कैसा होता है उसका? क्या पता आतंकवाद को फैलाना हो, क्या पता आंतरिक सुरक्षा का कोई खतरा हो, या कुछ भी हो सकता है। भाई समझ में आ गया? तो हो गया यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आर्थिक व अन्य उद्देश्य के कितने व्यक्ति होने चाहिए, मेंबर कितने, सदस्य कितने होने चाहिए इसमें? 3 अथवा 3 से अधिक। कितना? 3 अथवा 3 से अधिक होने चाहिए, उसने मेंशन कर दिया 3 अथवा 3 से अधिक। कितने समय के लिए? टाइम बाउंड कर दिया उसने। कितना टाइम उसके लिए? टाइम हो गया कुछ समय के लिए। क्या बोला? टाइम बाउंड किया कुछ समय के लिए, किया ना उसने, टाइम बाउंड किया कुछ समय के लिए। क्या इतनी बात समझ में? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए अपराधिक, कौन सी गतिविधि होनी चाहिए उसकी? गतिविधि आपराधिक गतिविधि। क्या होगी? कैसी होगी? आपराधिक। ठीक है, आपने देखा पूरी डेफिनेशन के कीवर्ड कितने हैं? एक कीवर्ड ये है, सेकंड कीवर्ड ये है, थर्ड कीवर्ड ये है, फोर्थ कीवर्ड ये है और फिफ्थ कीवर्ड ये है। इन 5 कीवर्ड्स में ये पूरी डेफिनेशन ड्राइव हो रखी है संगठित अपराध की। किसने बोला? यूएन ने बोला। सीधे सीधे स्टेटमेंट, आपको ऐसी ही डेफिनेशन को याद करना है और सीधे जाके पेपर में लिख देना है। लिखेंगे, पक्का बता रहा हूं मार्क्स मिलेंगे। इसमें थोड़ा बहुत टिल्ट किया आपने, डेफिनेशन को थोड़ा भी इधर उधर मूवमेंट किया, अपनी लैंग्वेज जोड़ने की कोशिश की, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले बताया ये टॉपिक क्या चल रहा है, सुरक्षा से रिलेटेड है, और सुरक्षा में आपको अपने से स्टेटमेंट नहीं डालने, आपसे सुझाव नहीं पूछे उसने। वो कह रहा संगठित अपराध होता क्या है, तो उसमें भारत सरकार ने किसकी डेफिनेशन को माना है? यूएन की। क्या था? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं अन्य उद्देश्य की दृष्टि से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति कुछ समय के लिए आपराधिक गति में संलिप्त होते हैं, संगठित अपराध कहलाता है। तो संगठित अपराध के भी टाइप होंगे, आओ उस टाइप को देख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे संगठित अपराध के प्रकार। क्या हो जाएगा? संगठित अपराध के प्रकार। ठीक है, संगठित अपराध के लिए प्रकार। देखो मैं इतना इसलिए एम्फिसाइज कर रहा हूं, इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपके लिए नए हैं उत्तराखंड मींस पे, और इसके लिए ज्यादा मटेरियल भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जैसा बताया जा रहा है वैसी चीजों को फॉलो अप कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और वैसे भी आपके पास समय कम है, तो आपको पता होना चाहिए 16 से 19 नवंबर आपका मेंस है, वो फिक्स है। उसमें डेट बेसिकली चांसेस बहुत कम है कि डेट को कमीशन आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ऐसे में जैसे बताया जा रहा है उसको समझिए कि इसके प्रकार क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे ये। एक हो जाएगा परंपरागत, एक होगा गैर परंपरागत। परंपरागत और क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत। ठीक है,
क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा परंपरागत और गैर परंपरागत। जैसे परंपरा में लिख लो आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपहरण, ठीक है, हो जाएगा अपहरण। जुआ, ये परंपरागत में तो है, पुराने ट्रेडिशन से चला आ रहा है, ठीक है। अवैध शराब, ये भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, अवैध शराब, ठीक है। ये तो थे परंपरागत में, और भी बहुत से हो सकते हैं, आप डाल सकते हैं गैर परंपरागत। अब जो इस समय के साथ इसमें बदलाव आया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, अरे सॉरी, इसको थोड़ा सा, क्या आ जाएगा आपका मनी लॉन्ड्रिंग आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, डार्क वेब का यूज, डार्क वेब का प्रयोग, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। हवाला आ जाएगा इसके अंदर, ब्लैक मनी आ जाएगा, यानी काली मुद्रा आ जाएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी गैर परंपरागत में, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का डार्क वेब हो गया, हवाला हो गया, नार्कोटिक्स आ जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी बेसिकली जो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो आपने देखा संगठित अपराध के प्रकार क्या हो जाएगा, एक हो गया परंपरागत, एक हो गया गैर परंपरागत। जैसे परंपरागत में क्या हो जाएगा, अपहरण, ठीक है, एक हो गया अपहरण, दूसरा अवैध शराब, तीसरा होगा जुआ, ठीक है, क्या हो गया जुआ, जैसे हो गया वैश्यावृत्ति, ठीक है, देह व्यापार, ये पहले तो परंपरागत वो क्या थे आपके, परंपरागत थे। तो आपने देखा क्या संगठित अपराध के प्रकार क्या हो गया, परंपरागत गैर परंपरागत, ठीक है। ये तो थे संगठित अपराध। क्या इतनी बात क्लियर है किसी को, एनी डाउट? ये क्लास है बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में संगठित अपराध आपका बेसिकली क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ बता देते थे, फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। जब ये टॉपिक जुड़ा था तो यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा, यूपीपीएससी ने भी पूछा, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वैसे भी बड़ा चर्चा का विषय है, ठीक है, बहुत ही चर्चा का विषय है मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपको ये होगा मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, पहली बात तो ये होगा मनी लॉन्ड्रिंग के कैसे कैसे उसका चीजें बढ़ती है मनी लॉन्ड्रिंग, आपको ये समझ आओ। फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, किस स्तर पे, वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, आपको तो दोनों करना है। जब भी आपसे पूछेंगे रोकने के उपाय, कमीशन आपसे ये नहीं पूछेगा आपको भारतीय उपाय बता रहे, ये नहीं, ये चीज को थोड़ा सा सोच को थोड़ा बड़ा करो। आपको बता देंगे वैश्विक उपाय क्या है और राष्ट्रीय उपाय क्या है, ऐसे बताएंगे तो क्या पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा आपके आंसर का, राइट। तो अब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जब मार्क्स अच्छे मिलेंगे जाहिर सी बात आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, संगठित अपराध ये देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें क्या, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग गो, एक सेकेंड मैं लिख देता हूं उसको, क्या हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आपने क्या देखा, मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आपको ये भी चीज समझनी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये वर्ड क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को देखो समझने से पहले आप ये देखो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली फ्लो डायग्राम बनता कैसे है, पहले इस चीज को बेसिक को समझो, फिर मैं मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन समझाता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, जो भी आपके अवैध मुद्रा है उसको वैध बनाया जाएगा। क्या इसका ऑब्जेक्टिव, क्या अवैध मुद्रा को वैध बनाया जाएगा,
उसके लिए ये लोग क्या करते हैं वो चीज समझनी जरूरी है। क्या बात समझ में आई? आई बात क्लियर है? तो अवैध मुद्रा को हमको वैध बनाना है, तो यानी ये देखो ये हो गई हमारे पास क्या है, देखो ये जैसे ये मैंने बता दिया, ये आपके पास क्या है, अवैध मुद्रा। अवैध मुद्रा आपको टारगेट क्या, आपको अवैध को, आपने इस मुद्रा का यानी ये जो करेंसी थी आपने इसको पहले कहां भेजा, बेसिकली क्या कहां भेजा आपने, बैंक में। आपने कहां भेजा, बैंक में। इसको इस गतिविधि को क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां की मुद्दा को उठा के बैंक में भेजा, यानी क्या इसके कहेंगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या कर दिया आपने, प्लेसमेंट कर दिया किसमें, बैंक में। क्या कर दिया आपको, क्या इतनी बात क्लियर है? पहले चीज को समझो, कहना क्या जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, तब आपको चीज, यानी ये फ्लो डायग्राम कहीं भी आप गूगल करेंगे फ्लो डायग्राम मिलेगा, और ये चीज बहुत सहज होकर समझाता है फ्लो डायग्राम। पहले क्या कर दिया हमने, चीजों को क्या कर दिया, बेसिकली प्लेसमेंट। अब क्या हुआ, जब ये पैसा आ गया इसमें, अब ये पैसा आ गया बैंक के अंदर का, किसी का अवैध मुद्रा थी, किसी ने उठा के बंपिंग करा के बैंक में डाल दी। अब क्या हो गई, ये जाएगा अलग अलग अकाउंट में, ठीक है। ये मिस्टर एक्स के अकाउंट में जा रहा है, ये मिस्टर वाई के अकाउंट में जा रहा है, और मिस्टर जैक के अकाउंट में जा रहा है। या मतलब और भी बहुत से अकाउंट होते हैं जिसमें ये पैसा जा रहा है, बहुत से अकाउंट है जिसमें जा रहा है, एक्स कोई एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी होता है जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या करेंगे, लेयरिंग, परतीकरण, क्या कहेंगे, लेयरिंग या परतीकरण, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, किसी का जैसे यहां पर ये पैसा, या ये कहेगा ये पैसा हमने एक्स के अकाउंट में डाला, कैसे डाला कि उसने की बेसिकली वो की थी आपके स्टॉक मार्केट में की थी, उसके थ्रू उसको ये बेनिफिट मिला है, ऐसे एकदम नहीं डाला जाएगा, वो बताएगा कि अलग अलग, यानी लेयरिंग का क्या परतीकरण, अलग अलग परत बनाएगा, ठीक है। उसी पैसों को अलग अलग, अब ये पैसा तो अलग अलग आ गया, अब इसको एक जगह क्या करना, कंसाइज करना है, पूरे पैसे को क्या कंसाइज करना है। तो ये जितने पैसे होंगे इनको क्या कर देंगे, एक मिस्टर ए के अकाउंट में, जैसे जो मेन अकाउंट है किसी का ना, मिस्टर ए का अकाउंट, उसमें करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे इसको, इसके इंट्रीगेशन, 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 ठीक है। इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेट करना, चीजें इधर से बिगड़ी थी उसको इंट्रीगेट कर दिया, मिला लिया आपने अपने आप में। क्या बात क्लियर है, फ्लो डायग्राम क्लियर है बच्चों? देखो फिर से, यह अवैध मुद्रा थी, पहले इसको हमने डाल दिया बैंक के अंदर, इस प्रोसेस को क्या किया मैंने, प्लेसमेंट किया, प्लेसमेंट। अब ये जो बैंक में चली गई, इससे क्या मैंने लेयरिंग या प्रतीकरण के द्वारा अलग अलग अकाउंट में डाल दिया, अलग अलग प्रोसेस डाला, कह दिया कि भैया ये तो मैंने प्लॉट बेचा तो पैसे मिले मिस्टर एक्स को, इसने कह दिया कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा था मुझे तब मिले, किसी ने बोला मुझे लाइफ इंश्योरेंस से बेनिफिट मिला मुझे तब मिले। आई बात समझे? तो यानी ये चीज क्या होती है, लेयरिंग में हो गई, प्रतिकरण होगा, सब में अलग अलग। अब इन सबका पैसा भैया लेना तो मिस्टर ये है ना, कोई ये इसी का तो पैसा है, ये जो अवैध है मिस्टर ए का ही तो पैसा है अवैध, इसको तो लेना है। अब इसने क्या सबके अकाउंट का पैसा क्या गया, इंट्रीगेट कर दिया, इंट्रीगेशन हो गया, इंट्रीगेट कर दिया, उठा के पैसा अपने पास लिया, यानी ये अवैध मुद्रा बन गई क्या, यहां पर आके वैध मुद्रा में बन गई। क्या इतनी बात क्लियर है, यस या नो? पहले आप लोग इस पे अपना सिंबल बनाइए थम्स अप का, आपको चीजें क्लियर हैं? हैं? तो आपने देखा ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये वाला फिगर समझ, जिसने ये फिगर को समझ लिया वो मनी लॉन्ड्रिंग को आराम से कर देगा जस्टिफाई। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं क्या होगा। जैसे ये बेसिकली क्या है, आपकी अवैध मुद्रा, इसको हमने क्या भेज दिया, बेसिकली बैंक में भेज दिया, किसके थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू। उसके बाद हमने करा दी इसकी लेयरिंग एंड प्रतिकरण करा दिया अलग अलग अकाउंट में, उसके बाद इसको क्या कर इंट्रीगेट कर दिया, और ये बन गई बेसिकली क्या, वैध मुद्रा। ठीक है, बात क्लियर होगी? अच्छा अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग की समझ में आ गई चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या, तो उसकी परिभाषा देख लेते थोड़ा, और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग की, जरा इसको देख लेते हैं। क्योंकि आपको देखो, आपको क्या करना है, पहले देना परिभाषा और सीधे बना देना ये वाला फिगर जो मैंने आपको बताया था।
बनाना ये अवैध मुद्रा है। पहले जाएगा प्लेसमेंट, जाएगा बैंक में, बैंक से जाएगा लेयरिंग प्रतीकरण, जाएगा उसके बाद हम उसको कर देंगे इंट्रीगेट, ये अवैध मुद्रा से वैध मुद्रा बन गया। तो टीचर को समझने में सहज हो गया, आपको बताने में सहज होगा, कम शब्दों में चीजें आपने ड्राइव कर दी। मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है ना पेपर में, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपके पास खूब समय हो, कभी कभी हो सकता है कि जीएस पेपर थर्ड में कर रहे हैं, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग गया, या इकोनॉमिक्स के पेपर में ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, आपके पास समय कम है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना, उसमें क्वेश्चन आपका पड़ा है ये मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपकी डेफिनेशन लिखी, तुरंत फिगर बनाया और निकल गया। तो टीचर ये समझ जाएगा बच्चे पास समय कम था, तो तब बच्चे ने ऐसी चीजें फॉलो किया है, समय होता तो बच्चा शायद पूरा कर देता, तो आपको मार्क्स क्या पता तब भी दे दे, और बेहतर ही दे देगा मार्क्स ना, कम तो देगा नहीं आपको। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, अवैध मुद्रा को वैध बनाने की क्रिया, अवैध मुद्रा को वैध बनाने की क्रिया क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। सीधे बेसिक डेफिनेशन लॉन्ड्रिंग, एक सेकेंड, क्या बोला मैंने, अवैध मुद्रा को वैध बनाने की क्रिया क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, लॉन्ड्रिंग कहलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। आई बात समझ में? क्या इतनी बात समझ आएगी? तो ये क्या हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गया कि अवैध मुद्रा को वैध बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग कराएगी। इसमें क्या 3 चरण देखे जाते, इसमें प्राय 3 चरण देखे जाते हैं, ठीक है। देखो इधर देखो ना, आप इधर की बैक में लो, मनी लॉन्ड्रिंग 3 चरण तो बताए थे आपको मैंने, क्या एक था प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, और आपका क्या तीसरा इंट्रीगेशन। इसमें प्राय 3 चरण देखे जाते हैं। प्लेसमेंट के द्वारा अवैध मुद्रा को बैंक खातों में जमा किया जाता है, बैंक खातों में जमा किया जाता है, ठीक है, जहां वह प्रतीकरण के द्वारा विभिन्न अकाउंटों में भेजकर, विभिन्न खातों में भेजकर पुनः इंटीग्रेशन के द्वारा वैध में बदल दिया जाता है, वैध में, एक सेकेंड, वैध में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? एनी डाउट? यस या नो? क्या परिभाषा कहता है? आप परिभाषा चाहो तो यहां पर भी क्या रोक सकते हैं, इसके 3 चरण होते हैं, यहां पर भी रोक सकते हो चाहो परिभाषा, या परिभाषा लिखना है तो पूरी लिखो, ज्यादा भी नहीं चलेगा, और जैसे परिभाषा लिखा तुरंत ही आपको क्या करना है, ये फ्लो डायग्राम बना देना है, ठीक है, ये फ्लो डायग्राम बना देना आपको तुरंत ही, और तुरंत ही करके आपके आगे चीजें बतानी है। मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया? अवैध मुद्रा को वैध बनाने की क्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। इसमें 3 चरण होते हैं। प्लेसमेंट के द्वारा अवैध मुद्रा को बैंक खातों में जमा किया जाता है, जहां प्रतीकरण द्वारा विभिन्न खातों में भेजकर पुनः इंटीग्रेशन के द्वारा वैध में बदल दिया जाता है। क्या बात क्लियर होगी? इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसको? मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग को के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कमीशन कि मनी लॉन्ड्रिंग के और कौन से तरीके हो सकते हैं, अब तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है।
तो मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आओ उसको डिस्कस कर लें। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एक सेकेंड। मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पता ये पूछ ले तो मन। ठीक है, तो कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स हेवन देश, वहां पर भी तो कर सकते हैं, टैक्स हेवन देश, वहां पर जैसे कौन सा, पनामा। आई बात समझ में, पनामा पेपर का नाम सुना था आपने। अच्छा, ये देखो बेसिकली ये क्या था, एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया है कि एक्स, देखो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया बैंक के साथ, हम उन्होंने क्या, ये जो ये पर्सन बैठा हुआ है जिसकी अवैध मुद्रा है, उसने सब खाते दे दिए, XYZ PQRST, उसने खूब खाते दे दिए उसको। कह रहे ये जो मैं आपके में अवैध मुद्रा डाल रहा हूं बैंक में, बैंक क्या इन सब खातों में डिवाइडेशन करके डाल दियो, और बताए एक ये ना बताए कि इन्होंने एक ही प्रोसेस से पैसे मिले, किसी को बताया कि इसको स्टॉक मार्केट से मिले, किसी को बता दे कि उसको आपका खेत बेच के मिले, किसी को बता दे उसको व्यापार में मिले। बात समझ में आई, ये था किसने दिए, ये खाते कौन देगा, ये खाते मनी ये देगा, कौन देगा, जिसके अवैध मुद्रा है। अच्छा, इसके लिए भी बीच में एजेंट बैठे हुए हैं जो ये काम करेंगे, आपने सुना था हवाला, ये काम करेंगे, वो इसी काम के लिए ही बैठे हुए हैं, इसी बात को पैसे ले लेंगे। मान लिया जैसे इसके 100 रुपए हैं, मान लिया बाय डिफॉल्ट इसके 100 रुपए हैं, तो इसके पास 100 के 100 रुपए कहां मिल पाएंगे, इसको तो मिलेंगे कुल क्या 60 ही रुपए मिलेंगे। इसके जो 100 रुपए अवैध है, इसको वैध में वो केवल 60 में 40 क्या इन कमीशन बाजी में चले जाएंगे, ये प्रोसेस। क्या बात समझ में आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को कि जो XYZ को बीच में एजेंट बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, वो तो अपना कमीशन खाएंगे ना, हवाला वाले एजेंट बैठे हुए ये कमीशन खाएंगे बैठ के। बट आपकी क्या, आपके पास 100 रुपए बेकार थे क्योंकि आपके सिस्टम में नहीं आए 100 रुपए, तो आप तो ले ही नहीं सकते, सिस्टम में नहीं आए तो समस्या ये होगी ना, आप तो इसका यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे में आप 60 रुपए का यूज तो कर लेंगे, 40 रुपए कह रहा जाने दो, मेरा कौन सा है, मैंने तो कहीं से और से कमाए हैं, वो ये ले लेंगे, तभी तो पूरी साइकिल घूमेगी। क्या बात समझ में आ गई, चलो गुड। तो हमने यहां पर जाना, क्या जाना, इसकी परिभाषा को जान लिया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या क्या बता रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं, जैसे टैक्स हेवन वाले देश, ये हो गया, क्या होगा बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड में भी आजकल खूब ज्यादा पैसा लग रहा है इलीगल वाला, इसको लेके भी बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, क्या लग्जीरियस जो कारें होती हैं लोग उसमें पैसा ले लेते हैं, ठीक है, जो लग्जीरियस कारें होती हैं, ठीक है, या आप इसको पहले ये आपको शेल कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल, क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, शेल कंपनी, लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। शेल ऐसी कंपनियां हैं जो बेसिकली कागजों में तो हैं, फिजिकल रूप से तो है नहीं, वहां पर पैसा लग रहा है उन लोगों का। क्या बात क्लियर है, शेल कंपनी में पैसे लग जाएंगे, बॉलीवुड में लग जाएगा, टैक्स हेवन वाली कंट्री में लग जाएगा। लोग आपके बहुमूल्य रत्नों में ले लेंगे, बहुमूल्य रत्न एवं आभूषण उसमें ले लेंगे, रत्न एवं आभूषण उसमें ले लेंगे। बात समझ आया, लोग किस में लगा लेंगे पैसा, रियल इस्टेट में लगा लेंगे, ये भी बहुत बड़ा हो गया, रियल इस्टेट, ठीक है, रियल इस्टेट है उसमें लगा देंगे लोग, पैसा लगा देंगे। लोग क्या हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्या किसमें लगा देंगे, भवनों में, रियल इस्टेट में आ जाएगा भवन, रहने दो, ओवरलैप नहीं करने हम लोग पॉइंट। टैक्स हेवन हो गया, बॉलीवुड हो गया, शेल कंपनियां हो गया, बहुमूल्य रत्न हो गया, रियल इस्टेट हो गया, और से बहुत से पॉइंट हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं इसमें। क्या बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। हाँ, एक ये भी लिखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, विदेशी बैंक को भी लिख दो, विदेशी बैंकों में जमा कर देंगे, जैसे स्विस बैंक, आपने पता है स्विस बैंक, स्विस बैंक का काम ही क्या है, यही तो करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला तो काम करता है। तो आपने देखा कितने हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके, एक रियल एस्टेट हो जाएगा, दूसरा टैक्स हेवन कंट्री हो जाएगा, तीसरा बॉलीवुड भी हो सकता है, चौथा शेल कंपनियां होगी, पांचवा बहुमूल्य रत्न आभूषण होगा, सातवां क्या हो जाएगा विदेशी बैंक, स्विस बैंक वाला। तरीके समझ में आ गए।
अब मनी लॉन्ड्रिंग में फंसोगे तो नहीं? आपको यह समझ में आ गया बेसिकली व्हाट अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उसकी होलिस्टिक डेफिनेशन आपने सीख ली, उसका तरीका सीख लिया, कैसे वो फर्दर प्रोसेस करता है, आपने ये भी सीख लिया। ठीक है, और आपने ये भी सीखा कि इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं आपने ये सीखा। अच्छा, अब इसमें क्या एक क्वेश्चन बनेगा जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो कहता है कि इसको रोकने के क्या उपाय हैं, उठाए गए कदम, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, क्या हो गया, उठाए गए, ठीक है, कदम। इसमें चलेंगे दो टाइप के कदम आपके। ठीक है, क्या चलेंगे, दो टाइप के कदम। एक होंगे कौन से, अंतरराष्ट्रीय, और एक क्या हो जाएंगे आपके, राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय कदम, और क्या हो जाएगा आपके, अंतरराष्ट्रीय कदम होगा राष्ट्रीय कदम। क्या बात इतनी क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? आ जाओ, इसमें देखते हैं पहला क्या हो जाएगा इसमें, FATF हो गया, और क्या हो जाएगा, यूरोपीय अभिसमय। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरोपीय अभिसमय। उसके बाद क्या, वियना, वियना अभिसमय। फिर जगह बेसल, ये बेसल वही बेसल है जहां पर RBI और जितने सेंट्रल बैंक है वो जाते हैं। बेसल अभिसमय ये हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? पहले ये बताइए। 6 पॉइंट सर, 6 पॉइंट कौन सा? अच्छा, बहुमूल्य रत्न हमारा आभूषण। देखो बताइए, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या वो खरीदते हैं सोने के बिस्कुट्स, राइट? सोने के बिस्कुट ले लेंगे और बिस्कुट लेके क्या कर देंगे, रिजर्व कर लेंगे अपने पास। उसमें क्या वो लोग उनको अपनी जितनी भी आपकी ब्लैक मनी है उसको, ब्लैक मनी को वाइट कर देंगे। और बिस्कुट का क्या, बिस्कुट कहीं भी यूज कर लो। बिस्कुट क्या, बिस्कुट पे आपको लोन भी मिल सकता है। अब बैंक आपसे कहा पूछेगा आपके पास कहां से बिस्कुट आए, बैंक नहीं पूछने वाला। बैंक तो आप तो बैंक के पास क्या जा रहे हो, भैया लो सोने के बिस्कुट, मुझे इसके हिसाब से कोई लोन दे दो, बैंक दे देगा। आपने बिस्कुट कहां से लिए, बैंक से कोई मतलब नहीं है। बैंक आप बिस्कुट वहां से ले सकते हो। उस एजेंट को करो कि भैया लो मेरे से पैसे ले, मुझे बिस्कुट दे दे, जो कमीशन काटना काट ले अपना, हो जाएगा। तरीका है ना ये। इन्हीं तरीकों को तो, इन्हीं के चैन को तो तोड़ना है हमें। ठीक है, तो आपने यहां पर ये चीज को समझा कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए। तो क्या, अंतरराष्ट्रीय कदम, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, FATF, यूरोपीय अभिसमय, वियना अभिसमय, और आपका क्या हो जाएगा, बेसल अभिसमय। मुझे लगता है उठाए गए कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हैं बताने के लिए कि हाँ भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रखे हैं। तो अब समस्या आती है राष्ट्रीय कदम क्या क्या होंगे। मेन बात आती है राष्ट्रीय कदम क्या क्या होंगे। जैसे आपका हो जाएगा फेमा, ठीक था। जैसे इससे पहले क्या चलता था, फेरा, आप लिखना चाहो लिख सकते हो फेरा, जो अब खैर बंद हो गया। फेरा भी तो था, कोई कदम तो था ही तभी। फेमा, फेरा, फिर क्या हो जाएगा, FCRA सन 2010, ये भी तो कंट्रोल करेगा, NGO के थ्रू करेगा पैसे को कंट्रोल। अच्छा, फिर क्या कहा, विमुद्रीकरण, ठीक है, ये भी तो करेगा। सन 2016 में विमुद्रीकरण किया था सरकार ने, ये भी तो हो जाएगा आपका। और क्या था, काला धन अधिनियम, काला धन अधिनियम, ये भी तो होगा, होगा काला धन अधिनियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपने कही और भी हो सकती है इसमें, ठीक है, इसमें भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि उठाए गए कदम, ऐसा नहीं हमने कदम ही कदम लिखते चले जाए, वो भी गड़बड़ है। हमको स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट करनी है। क्लियर है? हमने क्या कर दिया, हमें कितने बता दिए, फेरा बता दिया, फेमा, FCRA बता रहे जो NGO को रेगुलेट कर रहा है, विमुद्रीकरण बता दिया, काला धन अधिनियम होगा, और भी आप चीजें बता सकते हैं।
ठीक है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय कदम है, FATF बता दिया, यूरोपीय विषम है, वियना विषम है, बेसन विषम है, ये हमने उठाए गए कदम बता दिए। इससे पहले हमने बता दी डेफिनेशन, हमने बता दी उसकी कैसी है स्ट्रक्चरिंग, ये देखो ना, ये उसके बता दिए तरीके, कौन कौन तरीकों में, और ये आ जाता है, इसके तरीके, कितनी होलिस्टिक अवधारणा इसकी, परिभाषा बता दिया, और हमने इसका क्या बना दिया, क्या एक फिगर के थ्रू चीज को समझा दिया। आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक यहीं पे हो जाता है कंप्लीट, इसके बियॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं पूछेगा। को पहली बार टॉपिक जुड़ा है, ठीक है, तो कमीशन क्या कहेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन कहेगा व्हाट अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग, इसके कौन कौन से तरीके सरकार, ठीक है, इसके कौन कौन से तरीके सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठा रखे हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा कमीशन, तो आपके लिए पूरा तैयार कर दिया आपने, ये बता दिया, इसके तरीके भी डिस्कस कर लिए, और आपने क्या डिस्कस कर लिया, बेसिकली उठाए गए कदम। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये तो था बेसिकली आपका मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है संचार नेटवर्क। क्या है? संचार नेटवर्क। क्या है आपका? संचार नेटवर्क। आप पूछोगे संचार नेटवर्क क्या आता है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा आप देखो कंप्यूटर की डिवाइस जितनी भी होंगी, जैसे ये है बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, पेन इलेक्ट्रॉनिक है, कम्युनिकेशन का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक है, कैमरा लगा इलेक्ट्रॉनिक है, माइक इलेक्ट्रॉनिक है, संचार के लिए आपके वाईफाई इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में आई? तो संचार में नेटवर्क में क्या हो गया, अच्छा FATF क्या है, देखो FATF बेसिकली क्या है, G7 कंट्री है, ठीक है, तो G7 कंट्री ने जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF का गठन किया था। अब FATF जो दो प्रकार की लिस्ट निकालता है, एक निकालता है ग्रे लिस्ट, एक निकालता है ब्लैक लिस्ट। आई बात समझे? दो प्रकार की लिस्ट निकालता है, यदि किसी कंट्री को FATF ने ब्लैक लिस्ट में रख दिया, तो ये यकीन मानिए उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी तो लोन देंगे नहीं, और कंट्रियों से लोन मिलने में बहुत ही समस्या होगी, और यदि मिला, पहली बात पहले तो मिलेगा ही नहीं, यदि मिला तो बहुत ऊंची दर पे मिलेगा। आई बात समझे? FATF भी बहुत स्ट्रांग बॉडी है इस समय G7। तो FATF ने क्या किया, बेसिकली कर रखा था ब्लैक लिस्ट में किसको डाल रखा है, ईरान, ब्लैक लिस्ट में किसको डाल रखा है, नॉर्थ कोरिया, इनको इतनी फंडिंग नहीं होती। आपने देखा हो नहीं था ईरान में जो हम पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, ठीक है, जब से उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो उसमें इंडिया के जो हित थे वो प्रभावित हुए थे। इंडिया ने कहा G7 कंट्री से इनको ब्लैक से ग्रे में लिया हो, पर उन्होंने माना नहीं। क्या बात समझ में आई? अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, आपको पता है, तो बड़ा परेशान था, पाकिस्तान को फंडिंग नहीं मिल पा रही, लोन नहीं मिल पा रहे थे, ना IMF से, ना वर्ल्ड बैंक से, ना किसी और बायलेटरल रिलेशन से किसी और कंट्री के साथ। पढ़ा था अभी आप, हाल फिलहाल में ग्रे लिस्ट चल रहा था, तो ये एक प्रकार कितनी प्रकार लिस्ट निकालता है, दो। कौन कौन सी निकालता है? ग्रे निकालता है, और क्या लगता है, ब्लैक। ब्लैक में यदि चला गया कोई कंट्री तो कोलैप्स है समझ लो, उसको तेली लोन मिलेगा ही नहीं। ग्रे में तब भी संभावना नहीं रहती है, वो बताता है कि भैया आप अपने अंदर सुधार करो, सुधार नहीं करोगे तो ब्लैक में डाल दूंगा, वो सुधार की कंडीशन नहीं। यानी जो ग्रे लिस्ट है, ये समझ लो एक प्रकार से बचने या ना बचने की बीच की लिस्ट है। बच जाओगे तो आपको ठीक हो, आपको बीच में डाल दिया भाई, सुधार करोगे तो हमको, आपको सुधार करोगे तो हम आपको इस लिस्ट से बाहर निकालेंगे, नहीं करोगे हमको उठा के आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। क्या बात क्लियर होगी? तो आगे चले, क्या चल रहा है आपका संचार नेटवर्क, ठीक है। तो संचार नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा, ठीक है, संचार करने की विधि, संचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संचार नेटवर्क कहलाएंगे, ठीक है, संचार नेटवर्क, संचार नेटवर्क
कहलाती है। आई बात समझ में? क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा संचार करने की प्रक्रिया संचार नेटवर्क कहलाती है। ये एक प्रकार की क्या होती है? आभासी होती है, वर्चुअल होती है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, वर्चुअल हूं, ठीक है। यह प्राय आभासी होती है, ठीक है, प्राय आभासी होती है, ठीक है। क्या होती है? आभासी, वर्चुअल होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले शब्द को समझो, कहना क्या चाहता है, टॉपिक को पहले कहना क्या चाहता है, पहले इसको समझो। वो संचार नेटवर्क नहीं पूछेगा आपसे, इसके अंदर पूछेगा साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, ये पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन में। पर उससे पहले हमें ये पता चले टॉपिक कहना क्या चाहता है। मैंने सीधे सीधे रूट वर्ड क्या पकड़ा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सीधे ये है डेफिनेशन का सार। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इसका सार। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा संचार करने की प्रक्रिया संचार नेटवर्क कहलाती है, प्राय आभासी होती है। बस क्या क्या निकल जाओ। जैसे कम्युनिकेशन के लिए ये माइक लगा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। पेन इलेक्ट्रॉनिक, बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आपका कैमरा इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सब जगह तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक। ऊपर से मैं कैसा जाना हूं आपके सामने? आभासी, वर्चुअल। आई बात क्लियर? संचार नेटवर्क क्या कहते हैं? आपने ये बात को समझ लिया, ठीक है। अच्छा, संचार नेटवर्क क्या? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है संचार नेटवर्क में, वो होती है आपके महत्वपूर्ण सूचना। क्या होती है? आपके महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। महत्वपूर्ण, मैं इसको थोड़ा पेन चेंज करके बताता हूं आपको। ये देखिए, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता है, ये महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ये वो चीज है। यदि ये चीज महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना आपकी डैमेज हुई, यकीन मानिए कंट्री के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेट ग्रिड भी आपकी फेल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल क्या देश पे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो यानी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है ना ये, और ये पूरी चीज किस पे है? आपके ऑनलाइन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या है? महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना। तो इसके बारे में कहां बोल रखा होगा? तो क्या होगा? आपने क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी जिसको मैं बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म में आईटी एक्ट बोलता हूं। क्या हो गया? आईटी एक्ट बोलता हूं आपके सामने। आईटी एक्ट हमेशा बोलता रहता हूं, यही है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। आईटी एक्ट सन 2000 के अनुसार नहीं, सन 2000 की धारा, सिर्फ बताना है ना, की धारा किसने बता रखा है? 70 में इसके बारे में बता रखा है। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होती क्या है, तो उसको किसने बता रखा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70 में बता रखा है कि ये है क्या। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको ये बता रहा कि ये है क्या, ठीक है। तो इसकी आप परिभाषा देख लें, इसकी क्या होगी परिभाषा इसकी? अब चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगी इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखो, ऐसा कंप्यूटर संसाधन, लिखो ऐसा कंप्यूटर संसाधन, ऐसा कंप्यूटर संसाधन जिसकी अक्षमता से मैंने क्या बोला? ऐसा कंप्यूटर संसाधन जिसकी अक्षमता से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था,
सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे नेट ग्रिड, ग्रिड है नेट ग्रिड, आपने देखा कभी कभी नेट की हमारी क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तो हमने क्या होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि ऐसा कंप्यूटर संसाधन जिसकी अक्षमता से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि के कारण, ठीक है, क्या ऐसा कंप्यूटर संसाधन जिसकी अक्षमता से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि के कारण सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो, परिभाषा का ऐसा कंप्यूटर संसाधन, ऐसा मान लीजिए नेट ग्रिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ऊर्जा ग्रिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ऊर्जा ग्रिड है ऐसा कंप्यूटर संसाधन है, ऊर्जा ग्रिड भी किसी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, पूरे कंट्री की, पूरे जोन को उन्होंने जोड़ रखा है एक साथ, बाय डिफॉल्ट किसी हैकर ने उसी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो समस्या होगी, तो इसकी अक्षमता यानी खत्म हो गया, क्षमता से सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा आ जाएगा, और नेट चलेगा तो अरे जब वही चलेगा तो हमारे जितने भी सर्वेलांस सिस्टम लगे तो सब डैमेज हो जाएंगे, सुरक्षा, इकोनॉमिक्स पर असर पड़ेगा, जाहिर सी बात, हमको जनरेटर चलाने पड़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी आपकी एक्सपेंसिव होगी, उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, क्योंकि रेलवे है वो किससे चल रही है, नेट ग्रिड के थ्रू चल रही है, वो रेलवे बंद हो जाएंगी, परिवहन आदि के कारण सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, ठीक है, जिसको आईटी अधिनियम 70 के अकॉर्डिंग आपके क्या डिफाइन कर रखा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो आपने ये जाना बेसिकली क्या, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं साइबर अपराध पे। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको साइबर स्पेस शब्द समझना पड़ेगा। ये क्या है साइबर स्पेस? साइबर स्पेस क्या, साइबर स्पेस क्या होता है, स्थान, स्पेस क्या, स्थान, यानी जो आईटी से रिलेटेड जो भी चीजें आप यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड, माइक, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, साइबर स्पेस में आ जाएंगी, ठीक है, यानी क्या जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार से संबंधित उपकरण, ठीक है, क्या आ जाएंगे, साइबर स्पेस में आ जाएंगे। तो हमको अपनी डेफिनेशन में साइबर स्पेस शब्द का यूज करना है वहां पे। तो साइबर अपराध क्या होगा, कोई व्यक्ति अथवा संगठन साइबर स्पेस का प्रयोग करके किसी देश की एकता, अखंडता पर नकारात्मक असर डालता है, साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा, राइट। मैं लिखवा नहीं रहा डेफिनेशन, खाली इसको सुन लो। साइबर अपराध क्या होगा, साइबर अपराध क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति अथवा संगठन, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अथवा संगठन, ठीक है, साइबर स्पेस का प्रयोग करके किसी अन्य देश की एकता एवं अखंडता पर नकारात्मक असर डालता है, क्या होगा, साइबर अपराध कराएगा, ठीक है। तो साइबर अपराध के अंदर दो चीजें चलती हैं, इधर देखो, साइबर अपराध, इसके अंदर भी बेसिकली क्या दो चीज चलती हैं, दो अवधारणाएं इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, साइबर आतंक और साइबर युद्ध, ठीक है। क्या होगा, साइबर आतंक और साइबर युद्ध। आप अधिकतर देखते होंगे न्यूज चैनल में डिबेट आती रहती है, जो प्राइवेट चैनल में साइबर युद्ध होने वाला, साइबर युद्ध होने वाला है,
ठीक है, इजराइल उसके बीच में साइबर युद्ध ना, ये साइबर युद्ध, यही वर्ल्डिंग है। अब इसको चीज को समझ लो, मैंने क्या बोलता है इसमें बिना किसी राज्य की सहमति के, ठीक है, इसमें राज्य यानी कोई स्टेट यानी कोई कंट्री पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, किसी बिना किसी राज्य की सहमति के, क्या कोई व्यक्ति, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है इंडिविजुअल, या संगठन, या संगठन, क्या हो गया आज साइबर अटैक में क्या होगा, बिना किसी राज्य की सहमति के, राज्य नहीं सपोर्ट कर रहा है, बंदा अपने इंडिविजुअल कर रहा है एक्टिविटी, बिना किसी राज्य की सहमति के कोई व्यक्ति अथवा संगठन किसी देश पर साइबर आपराधिक गतिविधियां करता है, वो क्या क्या किस में आ जाएगा, साइबर आतंक के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, साइबर युद्ध में कोई कंट्री खुद ही इन्वॉल्व हो गया है, इसमें राज्य खुद ही इन्वॉल्व हो गया है, राज्य खुद इन्वॉल्व होकर दूसरे की आसूचना तंत्र को कमजोर कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी चाइना ने इंडिया पर थ्रेट कर दिया, उसने वेबसाइट हैक कर ली, साइबर युद्ध में आएगा वो, इसमें नहीं आएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर बंदा कर रहा है। जैसे आपने देखा था कि अब बिटकॉइन के थ्रू जो ठगी हो रही है वो ये वाला ही है, ये नहीं है, इसमें खुद ओनली कंट्री कोलिब्रेशन कर रहा है, खुद से जुड़ा हुआ है, जो आपके आसूचना तंत्र को क्या कमजोर कर रहा है। इसमें क्या होता है, खुद ही क्या राज्य जुड़ा हुआ है, राज्य ही खुद ही है। इसमें क्या हो गया, कोई व्यक्ति या संगठन है जो आपराधिक गतिविधि कर रहा है, इसमें राज्य खुद ही जुड़ गया है। समझ में आया, दोनों टर्मिनोलॉजी को थोड़े अंतर को समझो, ये होगा साइबर युद्ध और ये साइबर आतंक, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, कहती बात क्लियर होगी। अब ये होता है कि इसको ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, तो जो साइबर अपराध है इसको कम करने के सरकार द्वारा उठाए गए कदम, आप इसको लिखिए, ठीक है। साइबर अपराध पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब जैसे मैं ये बता रहा हूं, जो कदम ये आपको मैंने बताया साइबर के लिए ना, यही आप सोशल मीडिया के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही कदम आपको सोशल मीडिया, इसमें तोड़ना दो भागों में, एक होगा संस्थागत, एक होगा गैर संस्थागत, एक होगा संस्थागत और एक हो जाएगा क्या आपका गैर संस्थागत, ठीक है। अब संस्थागत कौन कौन से हैं आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें हो जाएगा साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा रणनीति, एक हो जाएगा साइबर सुरक्षा नीति, ठीक है, एक हो जाएगा साइबर सुरक्षा नीति, ये नीति कब बनी थी शायद मुझे लगता है 2013, ये शायद 2020, रणनीति कब बनी थी आपके 2020 और नीति 2013। और उसके बाद आपको पता है मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया, आईटी अधिनियम, ये बताया था, ये कब बना था आईटी सन 2000। आप इसमें इसका नाम भी दूरसंचार नीति सन 2012, दूरसंचार नीति सन 2012 के बारे में, इसके बारे में बता दो। और बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो बताओ इसमें और कुछ बता दिया, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी नियम सन 2021, ये बता दो, सूचना प्रौद्योगिकी नियम क्या हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी नियम सन 2021। तो मुझे लगता है संस्थागत गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इनिशिएटिव जो एक्ट के थ्रू हैं वो ये हो गया। तो नॉन एक्ट के इसमें देख लो, तो इसमें उठा लिया CERT इन, मैं सीधे बता रहा हूं, CERT क्या होना इन, CERT फिन, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाता है, ठीक है। उसके बाद PIB का आ गया फैक्ट चेक, PIB ने बना रखा है फैक्ट चेक। तो आपने देखो फेक न्यूज चल रही है बहुत ज्यादा, तो फेक न्यूज से बचने के लिए क्या क्या PIB का फैक्ट चेक, जाके आप ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर जाके कोई भी चीज है आपको लगता है कि वो चीज सही है गलत, वहां पर जाके चेक कर सकते हो, वो बताएगा PIB का फैक्ट चेक। उसका साइबर इसी बात CERT इन CERT फिन हो गया, PIB का फैक्ट चेक हो गया, ठीक है। साइबर सुरक्षा केंद्र, ये भी लिख लो आप, साइबर सुरक्षा केंद्र,
ठीक है, योग्य, और इसमें भी बहुत कुछ है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा संस्था का गैर संस्था ये देख लिया। अच्छा, ये आपको ये भी पता चाहिए कि जैसे ये क्या एक प्रकार का आभासी है, तो यहाँ पर ना बड़े सुभेद्य है, कहीं भी बैठेगा कंप्यूटर से कोई भी क्लिक करेगा आपकी आपराधिक गतिविधि हो जाएगी। आभासी है, नियम कानून नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर पे भी इसको लेके, जैसे कर रखा बुडापेस्ट कन्वेंशन, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इंडिया ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, उसमें इंडिया के अपने हित हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेकिन नियम कानून नहीं बन रखे हैं। जब नियम कानून वर्ल्ड ऑर्डर पे नहीं बनेंगे तो चीजें ना इस प्रकार की आपराधिक गतिविधि करना बहुत आसान हो जाती है। क्या बात क्लियर है? इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि करना बहुत आसान हो जाती है, सुबेद हो जाते हैं लोग भी। तभी कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर पे नियम कानून होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप कुछ चीजें कर पाएंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो आपने कहा साइबर अपराध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये देखो आपको फॉर्मेटिंग ऐसे ही करनी है, नंबर तभी मिलेंगे, और ये ऐसे फॉर्मेटिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। वो साइबर अपराध कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप सोचो बहुत ज्यादा टफ है, कुछ नहीं है। साइबर अपराध क्या होता है कि साइबर अपराध क्या, साइबर स्पेस का प्रयोग करके कोई व्यक्ति अथवा संगठन आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ये कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? साइबर आतंक और साइबर युद्ध। ठीक है, क्या होता है? साइबर आतंक और साइबर युद्ध। साइबर आतंक में हमने बताया कोई व्यक्ति अथवा कोई संगठन बिना किसी राज्य की परमिशन के आपराधिक गतिविधि करता है ऑनलाइन साइबर स्पेस का प्रयोग करके, तो किसमें साइबर आतंक में कोई व्यक्ति या संगठन होगा, इसमें खुद ही राज्य इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी नियम सन 2021 है, सॉरी। ठीक है, ये क्या है? सन 2021। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो देखो ये चीजें आप और उठाया गया कदम, ये स्ट्रक्चरिंग है, आपको ऐसे ही फॉलो करना, ऐसे ही आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉलो करना है, ऐसे ही आपने आईआर में फॉलो करना है। मैं आपको हर चीज बताई है, मैंने आपको, देखो पीछे भी जाओ तो मैंने आपको इसमें ये भी बताया, देखो इधर चलो, उठाया गया कदम, अंतरराष्ट्रीय कदम, राष्ट्रीय कदम बता दिया आपके, एफएटीएफ, यूरोपीय विषय, वियना विषय, बेसल विषय, किसके लिए? संगठित अपराध के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो राष्ट्रीय कदम है फेरा, फेमा, एफसीआर, विमुद्रीकरण, काला धन। आपको स्ट्रक्चरिंग को ऐसे ही फॉलो करना, ऐसे ही बना देना, वहां पे कोई इशू नहीं, ऐसे बना देना। ऐसे क्या कम शब्दों में अपनी बहुत सी बातें आप कह दे रहे हैं, तो टीचर को लगे सब कुछ पता है उसको। क्या बात क्लियर है? आगे देखते हैं। है? हाँ, तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन। अच्छा, देखो डेफिनेशन में बेसिकली क्या, मैंने तो आपको देखो गो थ्रू कर दी है वर्बली। आपका क्या टास्क होगा कि वीडियो को थोड़ा पॉज करके जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसी चीजों को लिख दो, क्योंकि ना समय बेसिकली बहुत कम है और मुझे बहुत चीजें आपको बतानी है ना, ऐसे में चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, को आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा, कमीशन आपकी डेट को आगे बढ़ा नहीं रहा है। क्या बात क्लियर है? तो चीजें जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको क्या वीडियो को पॉज करो और लिख लो। हर जगह हर चीज मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे यार साइबर आतंक में डेफिनेशन लिखूंगा तो उसी में बहुत कुछ टाइम निकल जाएगा मेरा। तो मैंने आपको जैसे वर्बली बताई, आप चीजों को वैसे ही नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक बताया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में आपको एक फैक्ट, एक ये दे देता हूँ। सोशल मीडिया के बारे में सबको जानता है, आप सब चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, क्या सोशल मीडिया है आपको सब कुछ पता है। सोशल मीडिया के लिए उठाए गए कदम, देखो सोशल मीडिया के लिए उठाए गए कदम में सीधे बैक करो, ये लिख देना सीधे, ये मत लिखना, ये मत लिखना। पीआईबी फैक्ट चेक, साइबर सुरक्षा केंद्र हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, ये मत लिखना, ये लिखना। जो होंगे उनके लिए जो उठाए गए कदम में क्या होंगे सोशल मीडिया के, ये लिखना। साइबर सुरक्षा रणनीति, साइबर सुरक्षा नीति, आईटी अधिनियम, दूरसंचार नीति, और बहुत ज्यादा मन करे तो वहां पर 66A एक ऐड कर लेना, 66A। ठीक है, और एक डेटा याद करो, जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो यूजर हैं, ठीक है, वो यूजर हमारे पास कितने हैं सोशल मीडिया के, ये इतना एक डेटा है 880 मिलियन, इतने यूजर हैं हमारे पास सोशल मीडिया के, सभी प्लेटफॉर्म को मिला के। ठीक है, तो ऐसे में सोशल मीडिया आप यूज तो करते हो, पर उसमें सुविधा भी आपकी बढ़ जाती है कि कोई आपसे आपराधिक गतिविधि कर सकता है, क्योंकि हमारी में डिजिटल डिवाइडेंड भी ज्यादा है। लोगों के पास मोबाइल तो है, पर लोगों को मोबाइल का यूज कैसे करना है, इंटरनेट का कैसे यूज करना, ये नहीं पता। आई बात समझ में? तो सुविधा भी बढ़ जाती है। तो आपने ये देखा सुरक्षा में मैक्स पूरे टॉपिक आपके कवर करा दिए गए हैं।
सोशल मीडिया वाला भी आपको टॉपिक आप अपने एंड से कर सकते हैं। कोई सोशल मीडिया क्या है आपको पता है, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो आपको यहाँ लिखवा देंगे। और सोशल मीडिया का एक डेटा और एक चीज वहां पर हो ना कि आईटी एक्ट अधिनियम 66A के बारे में जरूर मेंशन कर दिया। उसमें सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा और कितने हिस्से में 880 मिलियन आपके पास क्या सब्सक्राइबर हैं, यानी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो ये सब कुछ था आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड आपके टॉपिक्स। मुझे लगता है कि आपको चीजें शायद अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, अच्छे से लिख के आए और चीजों को समझ के आए। तो टॉपिक इज ओवर, हैव ए नाइस डे।